नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार ने किया एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान। नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को सर्वोच्च सम्मान। जयंत चौधरी ने किया एनडीए में जाने का इशारा। बीजेपी बोली दलगत राजनीति से हटकर बड़ों का मान। ने अपनी नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। लोकसभा में श्वेत पत्र पर बहस। वित्त मंत्री ने यूपीए शासन काल के घोटालों का किया जिक्र। बैंकिंग सेक्टर में मोदी सरकार के रिफॉर्म को बताया गेम चेंजर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद। आज दिन भर बाजार में रहा उतार चढ़ाव। पीएसयू शेयरों में जबरदस्त मुनाफा वसूली, लेकिन बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी। एलआईसी चेयरमैन ने आगे भी तेज ग्रोथ का दिलाया भरोसा। कहा शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने पर जोर। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले ये भारत का टाइम है, बाजार की तेजी जारी रहेगी। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। सीएम धामी ने ली मीटिंग। पूरे राज्य में हाई अलर्ट। पाकिस्तान चुनाव में इमरान खान समर्थक 76 उम्मीदवार जीते। 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी तो तीसरे नंबर पर पीपीपी बिलावल गुट। संयुक्त राष्ट्र ने की अमन चैन की अपील। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। आज एक साथ 3 भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। 2 पूर्व प्रधानमंत्री और 1 कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया गया था। इस तरह से देखें तो मोदी सरकार ने जनवरी से अब तक कुल 5 विभूतियों को भारत रत्न दे दिया है। भारत रत्न में पहला नाम पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का है। मूल रूप से संयुक्त आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना के निवासी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में याद किया जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। वो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो एक कुशल स्टेट्समैन और राजनेता के साथ साथ कई भाषाओं के विद्वान भी थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान करते हुए मुझे खुशी है, और ये भी कहा है कि उन्होंने भारत की तेज प्रगति की नींव रखी, देश को मुश्किल दौर से निकाला और सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी आगे बढ़ाया। This is very great moment, great recognition the services rendered by Sri P.V. Narasimha to the nation, because if you go through the days, that 5 years, 91 to 95, 96, so that was a very crucial age, crucial time in Indian history, but he has solved all the problems. And I feel very, very emotional at this point of time, because we have been expecting that the Bharat Ratna will be delayed, but due to the efforts of the Bharatiya Janata Party Telangana, especially Kishan Reddy ji, Bandi Sanjay ji, Dr. Lakshman and other leaders who have been constantly requesting, who have been constantly telling to the party high command that the contributions of Narasimha Rao should be recognized. And as the family member, I thank the Bharatiya Janata Party Telangana also for making this a grand success and the dream come true.
नरसिम्हा राव के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। वो 28 जुलाई 1989 को कांग्रेस के समर्थन से लोकदल सरकार के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित करने से पहले कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। कुल 23 दिन प्रधानमंत्री और इसके बाद जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह को 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो देश के एक जाने माने जाट किसान नेता के रूप में याद किए जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है कि किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी चरण सिंह ने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। उन्हें सम्मान देना सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। हम आपको बता दें कि आजकल चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में आने की चर्चा भी चल रही है। इस बीच जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है कि दिल जीत लिया। वहीं आरएलडी अध्यक्ष और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने दिल जीत लिया है और साथ ही साथ उन्होंने अब एनडीए में शामिल होने पर भी सस्पेंस हटा दिया है। पत्रकारों के सवाल में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब वो किस मुंह से बीजेपी को मना कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि खेती और किसान कल्याण में उनका काम स्मरणीय है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत की खेती को ट्रांसफॉर्म करने में भी लीडर की भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जन्मे एमएस स्वामीनाथन एक उच्च शिक्षा प्राप्त कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया। भारत में चावल और गेहूं की हाई प्रोडक्टिविटी वाले जैविक इंजीनियरिंग वाले बीजों की शुरुआत उन्हीं के विजन की देन है। उन्होंने लंबे समय तक कृषि से जुड़े कई संस्थानों का कुशल नेतृत्व भी किया। वहीं एमएस स्वामीनाथन की बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अगर उनके जिंदा रहते सम्मान मिला होता तो वो जरूर खुश होते, लेकिन वो ऐसे शख्स नहीं थे जो किसी सम्मान के लिए काम करते थे। सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि जमीन पर जिस तरह से बदलाव आया है उसे देखकर वो बहुत खुश हैं। So naturally I feel very proud and very happy that my father's work has been recognized by the highest civilian honor in India. Bharat Ratna is the highest honor that you can give, and he has been recognized for his lifetime of contributions, of course, to agriculture, but more important to farmers' welfare in the country and also to the welfare of the poorest in society and the most vulnerable. So it is a matter of pride and satisfaction that his whole life's work has been recognized by the Government of India and by the Prime Minister. इन अवार्ड्स को दिए जाने के बाद सियासी होड़ भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि बीजेपी और मोदी सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के नेताओं का सम्मान कर रहे हैं। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। वहीं विपक्ष की ओर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने इसका स्वागत किया है।
गांव के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए लड़े और इसी विधानसभा के सामने नेताजी ने उनकी प्रतिमा लगवाई थी। और उस समय जो विरोध किए हुए बात अलग है, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है और उनके साथ साथ और भी जो 2 लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को भी बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में यूपीए और एनडीए के 10 साल के कामकाज पर आए श्वेत पत्र पर अपनी बात रखी। एफएम ने कोयले का जिक्र करते हुए कहा कि आपने कोयला को राख बना दिया, वहीं हमने अपनी नीतियों से तप से कोयले को हीरा बनाया है। ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म पे ज्ञान देते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर ये ज्ञान देते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए सर, आपने कोयला को राख बनाया, जो कोयला भारत देश में है उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। और आज वही हीरा जो कोयला से, हमारे तप से वही हीरा जो हुआ है कोयला से, आज वही हीरा खनिज क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूप में अपनी चमक फैला रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में बीजेपी के श्वेत पत्र पर कहा कि यह श्वेत पत्र नहीं बल्कि ब्लैक ब्रश है। ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रश है। दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश। और माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है। भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था। भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना इतिहास है। और अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर। अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 167 अंक चढ़कर 71,595 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 65 अंक चढ़कर 21,783 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में रही, वहीं आईटी, इंफ्रा, ऑटो शेयरों में बिकवाली देखी गई। $361 की प्रेसिडेंट अनु जैन ने कहा है कि बाजार में आगे भी गिरावट दिख सकती है। निफ्टी 21,100 से 20,700 तक फिसल सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप टेक्निकली बात करें तो ये 780 और 850, 21,780 और 850 का लेवल है, ये बहुत क्रूशियल है। तो टेक्निकली बोलते हुए तो आई वुड से दैट इज अ मेजर थिंग। अगर वो टूट गया तो आप डेफिनेटली एक 21,100 जो पिछली बार बॉटम बनाया था वहां तक तो जरूर जा सकते हैं। 20,700, 20,800 तक भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझिए अभी यूएसए में भी S&P 5,000 के आसपास है, उन्होंने 4-5% का करेक्शन दे दिया और आप इस सिचुएशन में हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला के जो टेक्निकल्स होंगे उसमें आपको 5-6% का करेक्शन विल बी वेरी नॉमिनल। तो बाजार में क्यों हो रही है मुनाफा वसूली और क्यों लुढ़के पीएसयू स्टॉक? आज आवाज अड्डा पर इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
ये भारत का टाइम है, ये कहना है LIC चेयरमैन सिद्धार्था मोहंती का। सिद्धार्था मोहंती के मुताबिक आगे भी भारत की तेज ग्रोथ जारी रहेगी। कंपनी का फोकस शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने पर है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में LIC चेयरमैन ने कहा कि बाजार की तेजी आगे भी जारी रहेगी। आप इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, हर कंपनी में आपका स्टेक तो होता ही है, तो आप इस समय अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट कर रहे हैं क्या? कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कहीं कुछ और ले रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है इस समय? मार्केट तो जो है, देखिए ये जो है आने वाला 10 साल इंडिया स्टोरी है, आने वाला 10 साल इंडिया स्टोरी। और ये मेरा पर्सनल मानना है कि मार्केट विल ग्रो, कंटिन्यूसली ग्रो। कभी कभी 2-3 दिन आप देखिए डाउन जाते हैं, फिर अचानक फिर ऊपर आता है, तो इट विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इफ यू सी बोथ सप्लाई साइड एंड डिमांड, कुछ कुछ जगह पर बोलते हैं कि थोड़ा कंजप्शन डिमांड कम हुआ है ये, बट मेरा माने ओवरऑल इफ यू सी बोथ थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। So and India is a huge country, democracy, demography, demand, वो 3 चीज जो है वो यहाँ है, तो इट इज द टाइम ऑफ इंडिया ओनली। ये ग्रोथ स्टोरी अपना भारत का ग्रोथ स्टोरी है। आपने कही भारत का समय है, क्या यही PSUs में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि PSUs में एक मैसिव रैली आई है। Yes, yes, आप देखिए ऑल PSUs आर आल्सो डिलीवरिंग। सब लोग जो है बैंक्स देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए, पब्लिक सेक्टर अदर इंस्टीट्यूट, सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप अभी इन लेवल्स पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं PSUs में? हम लोगों का हर जगह इन्वेस्टमेंट है। नहीं, लेकिन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन लेवल पे की जाए? वो डिपेंडिंग, हम लोग बीच बीच में स्टेक लेते हैं, खरीदते हैं मार्केट से। ओके, क्योंकि खासतौर से जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है या PSU बैंक्स है, यहाँ पर डिफेंस है, रेलवे है, यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली हो गई है, तो क्या यहाँ पर हम लोगों का भी हिस्सा रहता है हर जगह जहाँ जहाँ है। कभी सोचा आपने कि थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए इन लेवल्स? नहीं, हम लोग कुछ समय समय पर बुक करते हैं और समय पर भी इन्वेस्ट करते हैं। हमारा टीम, टेक्निकल जो इन्वेस्टमेंट टीम है, वो टेक ए कॉल। ओके, आपको HDFC बैंक में अप्रूवल मिला 10% तक, 9.99% तक स्टेक ले जाने के लिए। इस समय जो HDFC बैंक की हालत है, एक ऑब्वियसली इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा एक रिप्रेजेंटेटिव रहा है, ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है बैंकिंग सेक्टर का। आप किस तरीके से देखते हैं रीसेंट प्राइस इरोजन को, और क्या इस लेवल पर आपको लगता है कि स्टेक इंक्रीज किया जाए इसमें? देखिए, हम लोग खाली वो बैंक नहीं, हमने दूसरे बैंक में भी RBI से अप्रूवल लेके रखा है। वो एनेबलिंग प्रोविजन हम रखे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे अगर वो बैंक्स अच्छा कर रहे हैं तो LIC का भी हिस्सा उसमें हो। तो एनेबलिंग प्रोविजन करके रखा है और समय समय पर भी हम करेंगे उसमें। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हैं। मैं एक स्पेसिफिक बैंक के ऊपर कोई टिप्पणी देना उचित नहीं होगा, इसीलिए तो आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इतना देश का सबसे बड़ा बैंक है और आपकी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो इसके लिए मैंने पूछा कि इस समय मतलब। तो हम लोग तो लेके रखा है, हम लोगों का वो लक्ष्य है कि भाई लेके रखा, क्यों रखा है, एनेबलिंग प्रोविजन रखा है, मतलब समय समय पर जो है हम लोग आएंगे, उसमें आएंगे। तो नॉट ओनली दैट, दूसरे बैंक में भी लेके रखा है, दूसरे बैंकों में भी लेके रखा है। लेकिन अगर मौका अच्छा होगा तो आप परहेज नहीं करेंगे अगर आपको ऐड करना हो तो? वो ऑब्वियस है। वो तो आपके हिसाब से पर्सनली आपको लग रहा है कि अच्छा मौका है यहाँ पर थोड़ा सा? नहीं, हम लोग देखेंगे, वो तो बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन समय समय पर ये एनेबलिंग प्रोविजन लेके रखने से मतलब ठीक रहता है। अच्छा, एक और चीज है, आपका ITC में बड़ा स्टेक है और अब तक आप ये बेचने से इसलिए बचते आए हैं क्योंकि वरना BAT का ज्यादा स्टेक हो जाएगा। कल बैट ने बोला है कि हम शायद इस स्टेक को थोड़ा पेयर डाउन करेंगे। क्या LIC भी आगे जाके कुछ स्टेक ITC में बेचने की सोचेगा? नहीं, हम लोग देखिए ITC हैज क्रिएटेड वैल्यू, हमारे लिए तो अच्छा वैल्यूएशन है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट था आज के तरीके में मल्टीपल बहुत था, और हम लोग रहेंगे ITC में। और अर्लियर हमने भी कुछ बेचा है ITC का, पहले भी बेचा था, लेकिन अभी विल कंटिन्यू। अभी ITC में और स्टेक बेचने का आपका कोई? नहीं, हम लोग वो बोल नहीं सकते अभी बेचना ना बेचना, बट अभी जो है हमारा अच्छा है इन्वेस्टमेंट ITC में। तो क्या टॉप अप करने का सोच सकते हैं? अगर वो समय पर विल टेक डिसीजन। स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और अब अयोध्या में IHCL ग्रुप 3 नए होटल खोलेगा। ये होटल जिंजर, विवांता और सिलेक्शन ब्रांड के तहत खोले जाएंगे। कंपनी की एग्जीक्यूटिव VP सुमा वेंकटेश ने कहा है कि बढ़ते एयरपोर्ट नेटवर्क के चलते बंगलुरु, गोवा में भी बिग बॉक्स होटल शुरू करेंगे। सुमा वेंकटेश से खास बातचीत की हमारी संवाददाता शिप्रा राणा ने।
हमारे साथ है दीपिका राव और सुमा वेंकटेश। सो CNBC आवाज़ पर आप सबका स्वागत है। थैंक यू। 22 जनवरी को जो अयोध्या का जहाँ पे राम मंदिर का हुआ था, तो आई जस्ट वांट टू नो कि अयोध्या में आपके एक्सपेंशंस के प्लान्स क्या हैं? हर किस्म के, हर ब्रांड के होटल की वहाँ ज़रूरत है। अब हमारी कंपनी से IHCL से हमने ऑलरेडी 3 होटलें साइन करी है, और एक जिंजर है, एक विवांता है, एक सिलेक्शंस है, और शायद जल्दी में हम एक ताज भी अनाउंस करें। और बस एक ही नहीं, मुझे तो लगता है कि अयोध्या में हम दूसरा या तीसरा जिंजर होटल भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? बिकॉज वी ऑल वांट टू नो। देखिए, कोशिश तो हमारी यही है कि हम जल्द से जल्द इसे खोलें, पर कम से कम 2 साल तो लगते ही है होटल बनाने, अप्रूवल, उसके नक्शे पास कराने और बनाने में, तो 2 साल के अंदर वो बनेगा। पर जो हमारा सिलेक्शंस होटल है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, तो हमें यही आशा है कि अगले साल हम उसे जल्द से जल्द खोलें। ये जो बिग बॉक्स का जो आपका अनाउंसमेंट जो आपने किया है, वो पूरा क्या है? आप मुझे डिटेल में बताइए कि व्हाट आर योर प्लान्स ऑन दिस, एंड ये किस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज कर रही हैं, और एग्जीक्यूशन हम कब तक देख सकते हैं? ये हमारा पहला सबसे बड़ा बिग बॉक्स है 371 रूम्स का, और इसी तरह हम अभी बेंगलोर एयरपोर्ट में भी एक नया होटल बना रहे हैं जो अभी प्लानिंग स्टेजेस में है। तो जैसे अभी हम तीसरा होटल हमने कल ही साइन किया है मोपा गोवा एयरपोर्ट के यहाँ, वो भी एक 300 से 350 कमरे का बड़ा होटल होगा। तो हम ऐसे हमारी स्ट्रैटेजी में ऐसे कि ये जो बड़े होटल है, जो हम बिग बॉक्स कहते हैं, जहाँ पे इन्वेंट्री बड़ी हो, 200 से ऊपर हो, ये इस बिग बॉक्स वर्जन का बड़ा डिमांड है इन बिगर सिटीज़। तो ये कितने आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा? कितने टाइम लगेगा इसको बनने में? देखिए, हम अभी तो आपको पता है कि इस बजट में भी इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, एयरपोर्ट्स, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स आइदर एक्सपैंड हो रहे हैं या नए बन रहे हैं, तो हमें अभी हर एयरपोर्ट के पास एक बिग बॉक्स जिंजर की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू CNBC आवाज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, फिर एंट्रेंस एग्जाम का सीजन भी आएगा। ऐसे में एग्जाम टेंशन से कैसे खुद को बचाएं, इसी पर एक्सपर्ट के साथ देखिए एक बड़ी चर्चा आज शाम कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।